ख़त्म कर लिया है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर हमारा है दैट इज़ इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स। तो इसमें पहले टर्मिनोलॉजीज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट इज़ एलर्जिन क्या होता है, वो फॉरेन पार्टिकल या वो एंटीजन जिसकी वजह से एलर्जी हमारी बॉडी में होती है या हाइपर सेंसिटिविटी होती है, उसको हम बोलते हैं एलर्जी। उसके बाद आता है एलर्जिक कंटैक्ट डर्माटाइटिस। एलर्जिक कंटैक्ट डर्माटाइटिस एक एलर्जिक रिएक्शन होती है। इसको टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी को हम क्लासीफाई करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। लेकिन जो एलर्जिक कंटैक्ट डर्माटाइटिस होता है ये 4th हाइपर सेंसिटिविटी होता है। ये क्यों होता है, कई बार पॉइजन की वजह से या पेशेंट के ग्लव्स की वजह से, पेशेंट केयर के ग्लव्स जो होते हैं, या ये एलर्जी होता है लोकलाइजर, ये पूरी बॉडी में नहीं फैल जाती है और ये धीरे धीरे डेवलप हो जाती है। 12 to 48 आवर्स लगते हैं इसको डेवलप होने में। उसके बाद एंटीबॉडी वो केमिकल होता है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द एंटीजन। एंटीजन के खिलाफ जो एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस केमिकल जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है दैट इज़ कॉल्ड एंटीबॉडी। ये एक प्रोटीन सबस्टेंस होता है। अगर कोई फॉरेन सबस्टेंस हमारी बॉडी में आए तो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी रिलीज़ होता है उस फॉरेन सबस्टेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट इज़ एंटीजन। एंटीजन हम बोलते हैं वो फॉरेन सबस्टेंस या टॉक्सिन जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स हो जाती है, यानी कि एंटीबॉडी बन जाते हैं। एंटीजन से ही एंटीबॉडी बन जाती है। जब एंटीजन हमारी बॉडी में आ जाता है उसकी वजह से एंटीबॉडीज़ बन जाते हैं। उसके बाद आता है एंटीमाइक्रोबियल सोप। ये एंटीमाइक्रोबियल एज ए नेम इंडिकेटर्स, इसमें एंटीसेप्टिक एजेंट्स होते हैं सोप में। उसके बाद आता है एंटीसेप्टिक क्या होता है, एक जर्मिसाइड होता है जिसको स्किन या लिविंग टिश्यू के लिए यूज़ होता है ताकि हम डिस्ट्रॉय कर सके माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटीसेप्टिक की वजह से। एंटीसेप्टिक कौन कौन सा होता है, अल्कोहल, क्लोरहेक्सिडिन, क्लोरोहेक्साक्लोरोपीन, आयोडीन होता है, और भी बहुत सारे एंटीसेप्टिक्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज़ एंटीसेप्टिक हैंड वॉश जिसको हम हैंड सैनिटाइज़र भी बोलते हैं, तो ये भी यूज़ होता है एज एन एंटीसेप्टिक एजेंट। उसके बाद एंटीसेप्टिक हैंड रब। तो हैंड रब एक एंटीसेप्टिक होता है जो हम जिनको हम अल्कोहल स्वैब्स भी बोलते हैं, तो वो हम यूज़ करके हम अपने हैंड्स को इन्फेक्शन फ्री कर सकते हैं। उसके बाद है एसेप्सिस। एसेप्सिस मीन्स किसी भी आर्टिकल को इन्फेक्शन से फ्री करना, ऑर्गेनिज्म से फ्री करना, कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगे हैं किसी आर्टिकल पे तो उसको उससे फ्री करना, दैट इज़ कॉल्ड एसेप्सिस। एसेप्सिस में हम टिश्यूज़ की स्टरलाइजेशन करते हैं। एसेप्सिस में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करते हैं और किल कर देते हैं। तो एसेप्सिस मीन्स कि अगर एसेप्टिक टेक्निक जो होती है कि हम किसी आर्टिकल को जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ्री कर देते हैं, कि उस आर्टिकल में हम स्टरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन करते हैं जिसकी वजह से उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं रहता है, दैट इज़ कॉल्ड एसेप्सिस। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज़ बायोबर्डन। बायोबर्डन मीन्स कि कितना माइक्रोबियल लोड है किसी आर्टिकल पे कितने माइक्रोब्स बैठे हैं, नंबर ऑफ माइक्रोब्स ऑर्गेनिज्म कितने बैठे हैं किसी आर्टिकल या ऑब्जेक्ट पे, या कोई ऑर्गेनिक मटेरियल किसी सरफेस पे कितना है डीकंटेमिनेशन से पहले या स्टरलाइजेशन से पहले, उसको हम बोलते हैं बायोलोड या माइक्रोबियल लोड भी बोल सकते हैं या बायोबर्डन भी बोल सकते हैं। सो सिंपली याद रखना जो बायोबर्डन होता है कितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है किसी आर्टिकल पे या कितना ऑर्गेनिक मटेरियल है किसी आर्टिकल पे बिफोर द स्टरलाइजेशन से पहले या हम डीकंटेमिनेशन से पहले या डिसइंफेक्शन से पहले, उसको हम बोलते हैं बायोबर्डन। उसके बाद आता है बायोलॉजिकल इंडिकेटर। स्टरलाइजेशन प्रोसेस को देखने के लिए, स्टरलाइजेशन की प्रोसेस को एफिशिएंट है कि नहीं है, उसके लिए बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स का यूज़ होता है। बायोलॉजिकल इंडिकेटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें बताता है कि कोई स्टरलाइज अगर करना हो कोई चीज़ तो वो स्टरलाइज़र ठीक है कि नहीं है, कि वो कर सकता है, वो स्टरलाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, दैट इज़ बायोलॉजिकल इंडिकेटर। उसके बाद है ब्लड बॉर्न पैथोजन। ब्लड बॉर्न पैथोजन क्या होता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ब्लड में आता है, जो स्प्रेड बाय कांटेक्ट भी हो या बॉडी फ्लूइड के थ्रू भी स्प्रेड हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्लड बॉर्न पैथोजन। उसके बाद आता है ब्लड बॉर्न पैथोजन स्टैंडर्ड।
ये एक स्टैंडर्ड है जो एम्प्लॉयज़ को बचाता है ताकि उनमें कोई जिसको हम नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है या कई बार सेफ्टी प्रिकॉशंस को रखना ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो जाए एम्प्लॉयज़ को, उसके लिए ये स्टैंडर्ड्स बने हैं दैट आर कॉल्ड ब्लड बॉर्न पैथोजन स्टैंडर्ड्स। ये ऑक्यूपेशनल सेल्फ एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है और इसका मोटिव यही है एम्प्लॉयर्स को प्रिवेंट करना, प्रोटेक्ट करना कि उनको कोई ब्लड या कोई इन्फेक्शस मटेरियल का एक्सपोजर ना हो। कि अगर फॉर एग्जांपल कोई HIV टेस्ट कर रहा है, HIV टेस्टिंग के दौरान अगर उसको नीडल स्टिक इंजरी होगी तो उसको रिस्क है कि उसको भी HIV हो सकता है। लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हमने याद रखने जब हमने ऐसे केसेस के साथ डील करना हो, दैट इज़ ब्लड बॉर्न पैथोजन स्टैंडर्ड। उसके बाद है केमिकल स्टरलेंट। केमिकल स्टरलेंट क्या होता है कि जो हर किसी माइक्रोबियल लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, दैट इज़ कॉल्ड केमिकल स्टरलेंट। उसके बाद है क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या होती है कि सिंपली क्लीनिंग के अगर हम किसी आर्टिकल को स्टरलाइज करना चाहते हैं तो उससे पहले उसको क्लीनिंग करना है। उसके ऊपर उस आर्टिकल के ऊपर अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल लगा है, कोई टिश्यू लगा है, कोई ब्लड लगा है तो उसको रिमूव करना है। इस चीज़ को हम बोलते हैं क्लीनिंग। उसके ऊपर सॉइल लगी है या ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंटेमिनेशन है तो उसको रिमूव करना है बाय स्क्रबिंग, और सर्फेक्टेंट या डिटर्जेंट हम यूज़ करके, अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स भी यूज़ कर सकते हैं तो हम क्लीनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड वो होता है जो बैक्टीरिया के कंटैक्ट में आता है। कोई भी आर्टिकल अगर बैक्टीरिया की माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंटैक्ट में आता है, दैट इज़ कॉल्ड कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि अगर हमारे हाथ, कई बार हम बोलते हैं हमारे हाथ कंटेमिनेटेड है, हम पेशेंट के साथ जो है अपना हाथ टच करते हैं जिसकी वजह से उस पेशेंट का इन्फेक्शन हमारे हाथ में आ जाता है, मीन्स हमारा हाथ उसके कांटेक्ट में आता है जिसको इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए हमारा हाथ वहाँ पे माना जाएगा कि वो कंटेमिनेटेड है। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेशन से इन्फेक्शन हो सकता है कि डिजीज़ या इन्फेक्शन हो सकता है कंटेमिनेशन से। नेक्स्ट टर्म इज़ कंट्रोल बायोलॉजिकल इंडिकेटर। ये हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, यहाँ पे समझ नहीं आएगा। उसके बाद है डायरेक्ट कंटैक्ट ट्रांसमिशन। डायरेक्ट कंटैक्ट मीन्स कि डायरेक्टली हो जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन डाल देता है डायरेक्टली, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कंटैक्ट। उसके बाद है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट क्या होता है कि वो केमिकल एजेंट जो हर किसी नॉन लिविंग जैसे फ्लोर्स, वाल्स हो या कोई भी नॉन लिविंग आर्टिकल हो या कोई भी आर्टिकल है उसको पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फ्री करे। डिसइंफेक्टेंट जब हम लगाते हैं किसी सरफेस पे, चाहे फ्लोर हो चाहे वॉल्स पे लगाते हैं, तो उस डिसइंफेक्टेंट की वजह से माइक्रोब जो है मर जाते हैं, लेकिन बैक्टीरियल एंडोस्पोर्स वहीं पे रह जाते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट वही चीज़ होती है जो माइक्रोबियल की ग्रोथ को रोकता है या माइक्रोब्स को डेड करता है ताकि वो इन्फेक्शन फ्री बन जाए। उसके बाद आता है टर्म डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन मीन्स डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजेनिक या जो भी माइक्रोब्स होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन करने के लिए डिसइंफेक्शन हम करते हैं। डिसइंफेक्शन उतना ख़तरनाक नहीं होता है जितना स्टरलाइजेशन होता है, क्योंकि जब हम स्टरलाइजेशन करते हैं उससे गुड बैक्टीरिया भी मर जाते हैं या उनके स्पोर्स भी मर जाते हैं, लेकिन डिसइंफेक्शन लीथल उतना नहीं होता जितना स्टरलाइजेशन होता है। सो स्टरलाइजेशन इज़ ऑलवेज बेटर दैन डिसइंफेक्शन। कि अगर हमने स्टरलाइजेशन करनी है तो हम जब स्टरलाइजेशन करते हैं तो उस टाइम स्पोर्स भी मर जाते हैं बैक्टीरिया के, तो डिसइंफेक्शन उतना पावरफुल नहीं होता जितना कि स्टरलाइजेशन होता है। नेक्स्ट टर्म इज़ एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन जो होता है ये लिपोपॉलीसेकेराइड, जो बाहर की लेयर होती है बैक्टीरिया की, उसको हम बोलते हैं लिपोपॉलीसेकेराइड। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो लिपोपॉलीसेकेराइड होता है बाहर, तो वहाँ पे ये एंडोटॉक्सिन रहता है। इस एंडोटॉक्सिन की वजह से पायोजेनिक रिएक्शंस हो जाती है, यानी कि बुखार चढ़ जाता है, इसी से फीवर हो जाता है, इसी एंडोटॉक्सिन की वजह से। सिंपली याद रखना जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनके सेल मेम्ब्रेन में ये एंडोटॉक्सिन होता है जो पायोजेनिक रिएक्शन मीन्स फीवर लाता है बॉडी में। उसके बाद आता है हैंड हाइजीन। हैंड हाइजीन में हैंड वॉशिंग करते हैं हम, या एंटीसेप्टिक हैंड वॉश, एंटीसेप्टिक हैंड रब या सर्जिकल हैंड एंटीसेप्सिस हम करते हैं, दैट इज़ हैंड हाइजीन। वो सारे मेजर्स, वो सारे जो एक्टिविटीज़ करते हैं ताकि हम अपना हैंड जो है हाइजीनिक रखें, उसको हम बोलते हैं हैंड हाइजीन। उसके बाद है हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन।
कि इसको हम मेडिकल या सर्जिकल इंटरवेंशन इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। ये हेल्थ केयर एसोसिएट की वजह से होता है, जिसको हम नोसोकोमियल इन्फेक्शन की वजह से, नोसोकोमियल इन्फेक्शन को ये रिप्लेस करता है। मीन्स कि हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन जो है ये हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन नोसोकोमियल इन्फेक्शन होता है तो वही होता है ये। इसमें एडवर्स इफेक्ट्स इन्फेक्शंस भी आ जाते हैं हॉस्पिटल में। उसके बाद जो इम्यूनिटी मीन्स जो हमारी बॉडी में एबिलिटी, जो इन्फेक्शन को फाइट करने की एबिलिटी जो होती है, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। तो एंटीबॉडीज़ को यूज़ करके हमारी बॉडी जो है इन्फेक्शन से लड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। उसके बाद है इम्यूनाइजेशन। बताइए इम्यूनाइजेशन क्या होता है? कि इम्यूनाइजेशन ऐसी प्रोसेस है कि अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना, ताकि फ्यूचर में अगर कोई डिजीज़ हो जाए तो उससे हमारी बॉडी लड़े, उसको हम बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन जो है इसको वैक्सीनेशन या इनोकुलेशन भी बोलते हैं। वैक्सीनेशन एक्चुअली हम या तो किलर्ड या इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म या वीक इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म हम बॉडी में डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, उसको हम वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो वैक्सीनेशन एक्चुअली क्या होता है कि हम वीक कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म डालते हैं हमारी बॉडी में, या डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम डालते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी जो है तैयार रहती है आगे कोई इन्फेक्शन ना हो, तो उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के साथ साथ पैरेलल में चलती है। सो वैक्सीन वो केमिकल होता है, वैक्सीन वो ड्रग होता है जो हम नीडल के थ्रू देते हैं, या बाय माउथ या बाय एरोसोल स्प्रे भी दे सकते हैं। तो या वैक्सीन हम माउथ के थ्रू भी दे सकते हैं, एरोसोल की वजह से भी दे सकते हैं, या नीडल्स के थ्रू भी दे सकते हैं। तो उसी वैक्सीन से वैक्सीनेशन हो जाती है और इसी से इम्यूनिटी बन जाती है। नेक्स्ट टर्म इज़ वेंटिलेशन, जो लास्ट टर्म है। वेंटिलेशन मीन्स कि जो अगर किसी रूम में या किसी एरिया में ख़राब एयर को हम बाहर निकालें और वहाँ पे एक अच्छा फ्रेश एयर डालें, दैट इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन। किसी रूम में जो बैड एयर है उसको बाहर निकालेंगे और वहाँ पे इंट्रोड्यूस गुड एयर करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड वेंटिलेशन। सो दीज आर द टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन कंट्रोल इन क्लिनिकल सेटिंग्स। ये सभी टर्म्स पता होनी चाहिए। बुक पे भी पढ़ो, आप बुक पे भी पढ़ के आपको ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो फ्रॉम टुमारो हम जो है टॉपिक्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दिस वाज टर्मिनोलॉजी। सो थैंक यू।